उफ, कैसी गजब की सर्दी पड़ रही है। मेरा तो लगता है खून रगों ही में जम जाएगा। इतना मोटा कंबल ओढ़ा हुआ है, इसके बावजूद भी लगता है कि ये सर्दी तो मेरी हड्डियों ही में उतर कर दम लेगी। बाबा जाहिद, ये आतिशदान में जरा लकड़ियां तो डाल दें, काफी सर्दी हो रही है। अभी डाल देता हूँ बेटा। डॉक्टर साहब, बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हाँ, मैंने भी सर्दी से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। खैर, आप छोड़ें इस मामले को और एक बात तो बताएं, आपको यहाँ आए हुए 6 माह हो चुके हैं और पिछले 2 माह से यहाँ सर्दियाँ भी हैं और बर्फ़बारी भी खूब हो रही है, मगर आप आज भी बर्फ़बारी हो जाने पर ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं। बस डॉक्टर साहब, हम तो ठहरे सहरा के रहने वाले। जिस तरफ देखो रेत के छोटे बड़े टीले, खुले आसमान के नीचे ना साया था और ना कोई और जरिया कि जिसकी वजह से गर्मी से बचा जा सके। और दोपहर के वक्त जब सूरज ठीक आसमान के दरमियान होता था तो यूं महसूस होता था गोया आग बरस रही है। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ऐसे ठंडे और बर्फीले मौसम से हमारा दिल कहाँ भरेगा। हाँ, बात तो आप भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? वो ये कि चलो हम तो ठहरे परदेसी, यहाँ के मौसम के आदी होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन आप तो यहीं पैदा हुए हैं और मुलाजमत भी पास के कस्बे में ही करते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि ये मौसम आपके लिए अजनबी तो नहीं, मगर मैंने अक्सर आपको देखा है कि ऐसे बर्फीले मौसम में आप कुछ सोचते रहते हैं और आपके कमरे की बत्ती भी जलती रहती है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो वाक़या ही कुछ ऐसा है कि कई साल गुजरने के बावजूद भी मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है, और जब भी इस तरह का मौसम आता है मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात घूमने लगते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं वो कहानी सुनना चाहूँगा। अच्छा, चलें ठीक है। आज इस वाक़ये की याद में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि आप भी मेरे साथ होंगे। ये उन दिनों की बात है जब कस्बे के हॉस्पिटल में बतौर न्यूरो सर्जन मुझे कुछ ही अरसा हुआ था। वो सर्दियों की एक ऐसी ही रात थी, तारीक और बर्फीली, जब मुझे फ़ोन की घंटी बजती हुई महसूस हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर उवैस, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इतनी रात गए बेआराम किया, मगर क्या करूं, एक इमरजेंसी है। यहाँ नज़दीक ही धुंध के बायस एक बस का हादसा पेश आ गया है। ओहो, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं डॉक्टर उवैस, ना तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, ना मुसाफिरों को गहरी चोटें आई हैं, मगर बस के ड्राइवर का खासा खून बह गया है और उसके ऑपरेशन के लिए मैंने सर्जन जाहिद को भी फ़ोन कर दिया है। और बस के ड्राइवर के साथ ही बैठे हुए एक बच्चे के सर पर गहरी चोटें आई हैं और शीशे के कुछ टुकड़े भी उसके सर में पेवस्त हो गए। मैंने ड्रेसिंग तो कर दी है, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा है। बस तुम फिक्र ना करो, मैं थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। देखो डॉक्टर उवैस, इस शहर में तुम एक ही न्यूरो सर्जन हो, लिहाजा फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, देर मत करना। लड़की की हालत बहुत नाजुक है। मैं थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। डॉक्टर ओवैस ने फौरन मफलर को कानों पर लपेटा और चाबियां उठाकर यूं ही बाहर की जानिब लपके तो सामने ही अपने वालिद को खड़े पाया। उनके वालिद ने फौरन सवाल किया, बेटा, इस वक्त इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो और अभी किसका फोन आया था?
वो अब्बू हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस हैंडल करने जाना है। बेटा ठीक है, तुम एक सर्जन हो, लोगों का इलाज करते हो, हमने इसीलिए तुम्हें डॉक्टर बनाया था। मगर तुम जानते हो कि सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है और शाम को बर्फ भी पड़ी थी, है भी पहाड़ी इलाका, सड़कों पर फिसलन होगी और धुंध भी छाई हुई है। खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा करो, तुम सुबह चले जाना। अब्बू बात दरअसल ये है कि एक बस को शदीद हादसा पेश आया है और एक बच्चे के सर पर गहरे जख्म लगे हैं और सर में शीशे के टुकड़े भी लगे हैं। इसका जल्द अज जल्द ऑपरेशन होना जरूरी है। अच्छा, तो फिर तुम फौरन रवाना हो जाओ, मगर गाड़ी एहतियात से चलाना। फी अमानिल्लाह। नामालूम वो बच्चा कैसे तड़प रहा होगा और कितना जख्मी होगा। उफ, एक तो बर्फ भी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मैं गाड़ी को तेज चला भी नहीं सकता। ना जाने मैं उस बच्चे की जिंदगी बचाने का सबब बन भी सकूंगा या नहीं। अरे ये सड़क पर इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया? शायद किसी चट्टान से टूटकर गिरा है। अब तो मुझे गाड़ी रोकना ही पड़ेगी। ये इतना बड़ा पत्थर तो नहीं, अगर मैं कोशिश करूं तो इसे रास्ते से हटा सकता हूं। शुक्र है, अब मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सोचकर डॉक्टर ओवैस फौरन गाड़ी की तरफ बढ़े और दरवाजा खोलकर यूं ही अंदर बैठने लगे, अचानक एक सख्त और ठंडी पिस्तौल की नाल उनकी गर्दन से आ लगी। कोई चालाकी मत दिखाना वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो, अगर तुम कोई डाकू हो तो मेरी जेबों से रुपए निकाल लो और मुझे जाने दो। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक इमरजेंसी पर जा रहा हूँ। खामोश रहो, मुझे लगता है तुम्हारी जुबान बंद करनी ही पड़ेगी। चलो सड़क से एक तरफ हो जाओ। सबसे पहले तुम्हें बांधना पड़ेगा, इसलिए कि हो सकता है तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ और मेरे लिए परेशानी का बायस बनो। सुबह तक ये कार अपने सही मकाम पर पहुंच जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि... खामोश हो जाओ, ज्यादा बातें करने की कोशिश ना करो। अगर रात को मजीद बर्फ ना पड़ी और तुम बर्फ में दबने से बच गए तो कोई ना कोई तुमको आकर खोल देगा, समझे? ये कहकर उस डाकू ने उनको बांध दिया और गाड़ी की तरफ चला गया। ओह, अब क्या होगा? काश ये गाड़ी चोर मुझे बांध कर ना जाता तो मैं पैदल भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता और शायद मैं उस बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो जाता। कुछ देर तक डॉक्टर ओवैस वहीं खामोशी से बैठे रहे कि शायद कोई राहगीर उस जानिब से गुजरे और उन्हें खोल दे, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई शख्स वहां से ना गुजरा। तो डॉक्टर ओवैस के जहन में ख्याल आया, अगर मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो ठंडा घी से मर जाऊंगा। क्यों ना कोशिश करके खुद से इन रस्सियों का कोई बंदोबस्त करूं। इसके लिए मुझे सबसे पहले किसी तेज धार वाले नोकीले पत्थर का इंतखाब करना पड़ेगा। ये सोचकर डॉक्टर ओवैस ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो सामने ही एक नोकीली चट्टान नजर आई। अरे ये चट्टान मुझे जरूर इन रस्सियों के काटने में मदद दे सकती है। अब मुझे जरूर इसकी तरफ घिसट कर चलना होगा। अब मुझे रस्सियों को चट्टान के साथ रगड़ना होगा और इस कोशिश में यकीनन मेरे हाथ भी जख्मी हो जाएंगे। चुनाचे डॉक्टर ओवैस ने अपने हाथों पर बंधी रस्सी को उसके साथ रगड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक रगड़ने के बाद भी जब रस्सी न कटी और हाथ भी जख्मी हो गए तो उन्हें मायूसी होने लगी।
لیکن اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ رسی کا ایک حصہ کٹ چکا ہے۔ یہ رسی تو شاید کٹ چکی ہے۔ اب مجھے فوری طور پر ان رسیوں سے آزادی حاصل کر کے ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ان رسیوں سے آزاد کر دیا، ورنہ نہ جانے اس ویرانے میں کب موت آتی اور کیسی خطرناک موت ہوتی۔ اف خدایا، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خیر مجھے آگے چلنا چاہیے۔ تقریباً 2:15 یا 2:30 بجے مجھے ڈاکٹر رمیز کا فون آیا تھا۔ سخت سردی کے باوجود بھی میں گھر سے نکل پڑا تھا، اور اب وہ میرا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ شکر ہے کم از کم بڑی شاہراہ تک تو پہنچ ہی گیا ہوں۔ اب انشاءاللہ مجھے کوئی لفٹ مل ہی جائے گی۔ ارے یہ سامنے جو روشنی ہے، غالباً کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ ارے بھائی، روکو بھائی جان لفٹ۔ یہ لوگ تو شاید مجھے کوئی چور یا اچکا سمجھے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی مدد فرما۔ ارے یہ پھر کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ یہ تو کوئی ٹرک معلوم ہو رہا ہے۔ بھائی جان، بھائی ٹرک والے۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ دراصل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا اور چور میری گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ اور اچھا، آپ اندر تو آئیے، بقیہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ جناب۔ ٹرک میں بیٹھ کر ڈاکٹر اویس نے مختصراً اپنی تمام کہانی اسے سنا دی۔ جب وہ کہانی سن چکا تو بولا، صاحب، ہم آپ کو اسپتال چھوڑ کر آئے گا۔ تو پھر فوراً چلیے، میں آپ کو راستہ بتاتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم تم کو ضرور اسپتال پہنچائے گا۔ مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جو ہی ٹرک ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر اویس بولے، بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں صاحب، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ آپ آئے نا میرے ساتھ کچھ؟ نہیں صاحب، ہم کو اپنے کام پر بھی پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر اویس تیزی سے ٹرک سے اتر کر ہاسپٹل پہنچے۔ اچانک ہی سامنے سے ڈاکٹر رمیز آتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر اویس، آپ نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ وہ بچہ 1 گھنٹے پہلے ایڑیاں رگڑ کر مر گیا۔ ارے نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچانک ڈاکٹر رمیز کی توجہ ان کے حلیے پر پڑی۔ بکھرے بال، ہاتھوں میں خراشیں اور گندے کپڑے دیکھ کر وہ فوراً بول پڑے، ڈاکٹر اویس، خیریت تو ہے؟ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر رمیز کے سوال پر انہوں نے تمام بیتی کہانی سنا دی۔ اوہو، بہت افسوس ہوا۔ آپ اندر آرام کریں، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار بھی تھا یا اکیلا ہی تھا؟ ہاں، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی۔ اس کی حالت بچے کو دیکھ کر بہت خراب ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے ہم نے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہے۔ اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی کوئی پہنچے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچا۔ البتہ اس عورت کے پرس سے کچھ فون نمبر ملے تھے، ہم نے ان تمام نمبروں پر اطلاع دے دی ہے۔ ایسا کرو، اب تم آرام کرو اور پٹی کروا لو۔ میں دوبارہ آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جا کر بچہ بھی دکھلا دوں گا۔ ٹھیک 7 بجے ڈاکٹر رمیز ڈاکٹر اویس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اویس، تم ناشتہ کر لو، پھر بچے کو دیکھ لینا۔ اس کے والد ہی پہنچ چکے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ شادی 11 سال میں ان کی واحد اولاد تھی۔ میں فوراً اس سے ملنا چاہوں گا۔ صحیح ہے، چلو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں چلتے ہوئے وارڈ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک خوبصورت 8 سالہ بچے کی پٹی سے سر لگائے رو رہا تھا۔
आहट की आवाज सुनकर उसने जो ही सर उठाया तो डॉक्टर ओवेस को यूं महसूस हुआ गोया उनके सर पर बिजलियां गिर पड़ी हों। उन्हें अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे सारा कमरा धुंध से भर गया हो, इसलिए कि ये वही शख्स था जिसने डॉक्टर ओवेस से कार छीनी।